आज हम लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे, जो इंटर के परीक्षा के दृष्टिकोण से लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सांवेगिक रूप में बुद्धिमान व्यक्तियों की विशेषता बताएं। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति की क्या विशेषता होती है संवेग के आधार पर। तो यहाँ पर उत्तर है, सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्तियों के प्रमुख विशेषता। आखिर क्या क्या विशेषता है तो समझते हैं। पहला, ऐसे व्यक्ति दूसरों के भावों और संवेगों को ठीक से प्रत्यक्ष करते हैं। जैसे आपको आपके अनुसार अगर भाव आता है, आपके अंदर कोई संवेग है और उसको व्यक्त करते हैं और दूसरा उस संवेग को नहीं समझता है। जैसे आदमी कोई मर गया है और जाके आप हंसते हैं तो क्या करता है, आपको पीटता है कि नहीं, तो वो आपके संवेग को समझा। तो संवेग को समझने के लिए आपको ये होना चाहिए कि हमको किस अनुसार व्यवहार करना। हो गया। तो कह रहा है कि संवेग को ठीक से प्रत्यक्ष करना तथा उसके प्रति संवेदनशील दिखाना। जैसे अगर कोई आदमी गिर गया है तो हमें हंसना चाहिए नहीं, हमको उठा देना चाहिए, उसका झाड़ देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। दूसरा है, ऐसे व्यक्ति दूसरों के संवेग की तीव्रता व स्वरूप से संभावित प्रभाव का प्रत्यक्ष ठीक से ढंग से करते हैं। जैसे दूसरे की भावना को समझकर ही अपना व्यवहार या भावना को व्यक्त करना चाहिए। जो आप पिता से भावना कर सकते हैं या जो भी चीज़ व्यक्त कर सकते हैं वो अपने बहन से नहीं कर सकते हैं, और जो बहन से कर सकते हैं वो अपने भाभी से नहीं कर सकते हैं। अलग अलग व्यवहार और अलग अलग भावनाएं भी होती हैं। तीसरा, इसी में ऐसे व्यक्ति दूसरों के शारीरिक भाषा, आवाज व आन अभिव्यक्तियों के आधार पर दूसरों में होने वाले संवेगों में उत्तम पहचान कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पिताजी या माँ की सियाल रहती है तो उनका आँख आप ये भाव देख कर आप क्या होते हैं, समझ जाते हैं कि मम्मी या पापा खिसियाए हुए। तो ये क्या है, संवेग है। आगे कह रहा है, ऐसे व्यक्ति दूसरों के संवेग व चिंतनों में उत्तम संबंध स्थापित करते हैं। जैसे आपको कोई चिंता हो रहा है कि हम कैसे इंटर को परीक्षा पास करें, तो ये चिंता करने से कभी पास नहीं होगा, पढ़िएगा तब ये पास होंगे। आगे है, ये दूसरों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। माने अंतःक्रिया माने जुड़ाव होना। ठीक है। तो कह रहा है, समय अपने संवेगों की अभिव्यक्त नियम व उनके नियंत्रण का पूरा ध्यान रखते हैं। अब हर समय आप एक ही व्यवहार करते हैं। घर में जो व्यवहार होगा आपके स्कूल में नहीं होगा, जो आपके स्कूल में व्यवहार होगा वो आपके कहीं घूमने जाइएगा वहाँ नहीं होगा। सब जगह अलग अलग व्यवहार करते हैं क्योंकि आपके अंदर वो सारे संवेग मौजूद होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? दूसरा प्रश्न समझते हैं, बुद्धि परीक्षण की किन्हीं दो उपागमों का वर्णन करो। अब बुद्धि परीक्षण का मतलब आप में कितना बुद्धि है। पहला है, बुद्धि परीक्षण के दो उपयोगिता इस प्रकार से है। पहला, श्रेणीकरण के लिए। तो कह रहा है, बुद्धि परीक्षण का तत्व बच्चों के श्रेणीकरण में दिखाया जाता है। बुद्धि परीक्षण का व्यवहार करके बच्चों में औसत, मतलब आप जान सकते हैं कि कौन बच्चा में औसत बुद्धि है, कौन बच्चा मूल है, कौन बच्चा का IQ लेवल कम है। तो कह रहा है, मानसिक दुर्बलता तथा प्रतिभाशाली 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन श्रेणी है? तो पहला है औसत, माने समान। मानसिक दुर्बलता, जैसे आप लोग देखते हैं किसी बच्चे के मुंह से लेर चूते रहता है, बहुत लंबा हो गया लेकिन उसमें बुद्धि रहता है। और एक होता है प्रतिभाशाली लड़का, माने अभी कहिएगा याद करने के लिए याद करके सुना देगा, उसको बोलते हैं प्रतिभाशाली। उसका IQ लेवल होता है 140 से ऊपर। ठीक है। तो इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इन श्रेणियों में भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तरों के बालकों में शिक्षा व्यवस्था बड़ी मददगार है। और इन बच्चों को अगर जो क्या है, प्रभावशाली बच्चे हैं या प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको अगर शिक्षा दीजिएगा तो जल्दी सीखते हैं। आप सुनते ही बदमाश लड़का लेकिन बड़ा याद करता है, इसका मतलब उसके पास IQ लेवल ज़्यादा है। और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता है, इसका मतलब उसकी बुद्धि क्या है, जड़ है, मतलब कम बुद्धि है। दूसरा है, शैक्षिक निर्देशन के लिए फॉर एजुकेशन गाइड। कह रहा है, बुद्धि परीक्षण में शैक्षिक निर्देशन की सहायता मिलती है। आपको बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना है, किस आधार पर पढ़ना है, कैसे प्रश्न लिखना है, तो आप उस चीज़ को पा लेते हैं। विभिन्न विभिन्न बौद्धिक योग्यता वाले बालकों के लिए शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था आवश्यक है।
आज हमारे यहाँ बहुत सारे विद्यालय हैं या बहुत सारे जगह आप देखिएगा, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय है, लेकिन हमारे यहाँ ये सुविधाएं नहीं है। लेकिन बहुत सारे देशों में ये सुविधाएं आज भी व्याप्त है। जैसे अतः बुद्धि मापकों का परीक्षणों द्वारा बच्चों के बुद्धि की जांच करके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करना। जिस जौन जैसा बुद्धि का है, जैसे कोई बच्चा अगर संगीत में तेज है उसको संगीत की शिक्षा देना चाहिए, कोई बच्चा अगर चित्रकला में पारंगत है उसको चित्रकला की शिक्षा देना चाहिए, कोई पाक कला में पारंगत है उसको पाक कला का देना चाहिए, कोई मैथ में तेज है तो उसको मैथमेटिक्स का शिक्षा देना चाहिए। लेकिन ऐसी शिक्षा हमारे यहाँ नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा है, सबको एक समान मानकर हम लोग शिक्षा देते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है बुद्धि के वाचिक परीक्षणों के 3 सीमाएं, माने इसमें क्या क्या है। देखिए, पहला, अशिक्षित और शिशुओं का मापन असंभव है। देखिए, अशिक्षित आदमी से आप जाते हैं, कोई भी प्रश्न पूछते हैं वो आपको सही जवाब देता है। चाहे कोई छोट बालक है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उससे ही पूछते हैं तो आपको क्या बोलता है, असभ्य भाषा बोलता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि हमको सभ्य कैसे बोलना चाहिए। तो चूंकि इन परीक्षणों में भाषण का प्रयोग किया जाता है, अतः अशिक्षित व शिशुओं की बुद्धि का मापन संभव नहीं होता। संभव है, आप चाहिए पूछने कि बउआ कहोगा पढ़ा था तो क्या कहेगा, तू मास्टर हो गया, हमारा क्या सिखोगा। क्यों? खुद आपको इस तरह से ट्रेंड करेगा या ट्रीट करेगा कि आप ऐसा चीज नहीं जाने। दूसरा है, यह परीक्षण संस्कृतिबद्ध होता है। जैसे वाचिक परीक्षणों का प्रयोग एक विशेष संस्कृति तक ही सीमित है, मतलब पढ़े लिखे या सभ्य व्यक्तियों तक ही ये सीमित है। अब तो आप जो जिसके पास बुद्धि नहीं उससे जाकर पूछिएगा कि बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो बता पाएगा उसको क्या मतलब है भारत के प्रधानमंत्री। आगे कह रहा है मूर्त बुद्धि का समुचित मापन संभव नहीं। अब मूर्त बुद्धि, जो बुद्धि नहीं है जिसके पास, जैसे आपके गांव में भी देखिएगा बहुत सारा लड़का होता है, कहता है अरे इसके पास बुद्धि नहीं, सियाना हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, मोटा ताजा भी है, लेकिन इसके पास बुद्धि नहीं। तो कह रहा है वाचिक परीक्षणों द्वारा मूर्त बुद्धि का समुचित मापन संभव नहीं, और मूर्ख आदमी का भी मापन संभव नहीं है, और मूर्ख चाहे जड़ बुद्धि वाले बालक का भी बुद्धि मापन संभव नहीं। चौथा है बुद्धि के प्रमुख प्रकार क्या है। अब देखिए, बुद्धि के प्रकार देखते हैं तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार है थॉर्नडाइक के अनुसार? कौन कौन है, कौन कौन है बताइए। तो प्रत्यक्ष बुद्धि क्या है, दूसरा है अप्रत्यक्ष बुद्धि, और तीसरा है समान बुद्धि। थॉर्नडाइक ने क्या को दिया, कौन कौन है? प्रत्यक्ष बुद्धि, प्रत्यक्ष बुद्धि। इन बुद्धियों के द्वारा व्यक्ति को वस्तुओं और पदार्थों का पूर्ण समझने की शक्ति प्रदान होती है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको चीनी और नमक हम दिए, चीनी और नमक दिए, तो आप बता दीजिए कि यहाँ चीनी और नमक है। क्यों? आपके पास बुद्धि है कि चीनी है और नमक, स्वाद से भी पता कर सकते। तो इसमें रचनात्मक शक्ति की उत्पन्न होता है। एक समान अगर चीजें हम आपको देते हैं, जैसे आटा और मैदा देते हैं, एक समान है, लेकिन इसमें भी आप अंतर कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है अप्रत्यक्ष बुद्धि। इस बुद्धि का मापन ज्ञान प्राप्त करने से होता है। इसके अंतर्गत चिन्हों और प्रतीकों का अध्ययन पुस्तक ज्ञान कराता है। अब देखिए, हम क लिख दिए, ल लिख दिए और म लिख दिए, लेकिन आपको अगर क ल म पढ़ने आएगा तब न पढ़ पाइएगा। तो चिन्हों और प्रतीकों का, जैसे आपको हम दिखाते हैं कि ये अशोक का स्तंभ है, तो आप इसके बारे में जानिएगा तब नहीं कहिएगा हाँ सर ये अशोक का स्तंभ है, बता कहिएगा सर कुछ दूसरा दिखाए। ठीक है। तीसरा है समान बुद्धि। वह बुद्धि प्राणी को समाज के अनुरूप समायोजित होने की क्षमता प्रदान करता है। इस बुद्धि द्वारा प्राणी सामाजिक सामुदायिक कार्यों में भलीभांति करने के लिए सक्षम है। जैसे आपको बताया जाता है कि फलाने के यहाँ नहीं जाइए, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, आपको समाज, जैसे झूठ बोलना क्या कहता है लोग, पाप है, तो आप मान जाते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो झूठ नहीं बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। अब हम लोग 5वां प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है। बुद्धि तथा संस्कृति के बीच संबंध करना है और इसका विवेचना करना है। माने बुद्धि और क्या है, बुद्धि और संस्कृति में क्या संबंध है। या दूसरा क्वेश्चन है इसी में, भारतीय संस्कृति में बुद्धि के स्वरूप लिखना है। माने भारत में बुद्धि का क्या स्वरूप है।
तो समझिए, बुद्धि के लिए प्रमुख विशेषता यह है कि पर्यावरण के अनुकूल होने में व्यक्ति की सहायता करता है। जैसे आप जिस पर्यावरण में रहते हैं, आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा, आपकी रीति रिवाज सब अलग अलग है और उस संस्कृति के हैं, तो आप दूसरे के संस्कृति को देख के हंसना चाहिए, क्योंकि आपकी संस्कृति अलग है तो उसकी संस्कृति भी अलग है। तथा संस्कृति का सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें व्यक्ति निवास करता है। आप उसी में ना निवास करते हैं, आप अपने समाज से ही न, आप अपने गांव से ही न, आप अपने राज्य से ही न, तब न देश में आते हैं आप। तो कह रहा है, बुद्धि के संदर्भ में किए गए पूर्व अध्ययन में यह निष्कर्ष निकालता है कि संस्कृति, रीति रिवाज, मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति, कला, साहित्य उपलब्धियों में एक सामूहिक व्यवस्था कार्यशैली विकसित होती है। किसी व्यक्ति में बुद्धि परिवर्तन करने व उनको बुद्धि हेतु प्रभावित करने में संस्कृति तत्व तो शामिल है। जैसे आपके घर के बगल में कोई दूसरे जाति या धर्म के लोग रहते हैं, उसको आप चचा, दादा, नाना, बाबा कहते हैं और उनकी संस्कृति में भी आप भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक संबंध में जुड़ा हुआ है। तो कहना बौद्धिक योग्यता एक सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव संबंधों के अध्ययनों के लिए स्पष्ट है। मतलब वो संबंध कौन बनाए? आप और हम बनाए। किसके लिए बनाए? तो समाज के लिए बनाए। देहाती बच्चों के अपेक्षा शहरी बच्चे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। क्वाइनबर्ग ने 1966 के अनुसार शहर का वातावरण देहाती वातावरण की अपेक्षा अधिक उत्तेजक बताया। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि शहर में बच्चों को घूमने की आज़ादी बहुत कम होती है और यहाँ पर घूमने की आज़ादी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर उत्तेजना कम होती है देहात के बच्चों में, जिस कारण बुद्धि का विकास तेजी से होता है। और उसको कहा जाता है टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, टाइम से ट्यूशन जाना है और फिर आके पढ़ना है, होमवर्क करना है। लेकिन देहात के बच्चों को अपना काम भी करना है, खेती बाड़ी भी देखना है, इधर उधर भी जाना है, मार्ग भी जाना है इधर, और सब काम करने के बाद पढ़ाई करते हैं। तो उनमें जो सामाजिक संरचना होता है वो ज़्यादा विकसित होता है, जबकि शहरों के बच्चों में उत्तेजना ज़्यादा होता है, इस किताब के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है इस संबंध के में प्रजाति भिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है और जाति के भी उपजाति होते हैं और प्रथा, परंपरा, जाति, संप्रदाय ये सब अलग अलग होते हैं, परंतु कोई समान निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है। कैसा जहाँ 1982 में सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन से पाया कि निम्न सामाजिक आर्थिक की स्थिति वाले बच्चों की अपेक्षा उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के छात्रों में बौद्धिक स्तर उच्च होता है। बुद्धि का स्तर क्या होता है? उच्च होता है। थॉमस ने 1983 तथा मिलग्राम ने 1988 में समान निष्कर्ष किया। माने सब लोगों ने यह रिसर्च किया और पता करने की कोशिश की कि सामान्य बुद्धि किस प्रकार से विकसित होता है। आगे प्रश्न है, संवेगिक बुद्धि को परिभाषित करना है। आखिर आपके संवेग वाला बुद्धि कैसे विकसित होता है, जिसको हम संवेगिक बुद्धि IQ से आप क्या समझते हैं, इसके घटकों का वर्णन करना है। तो पहले समझते हैं संवेगिक बुद्धि में अपना और दूसरे की भावनाओं, संवेगों को जानना और नियंत्रित करना। जैसे आप देखिएगा, फोन पर आपसे कोई बात करता है तो आपसे पूछता है क्या हाल समाचार है, तो आप उसके संवेग को समझ जाते हैं और तनिक नहीं तनिक क्षण में आप उत्तर देते हैं, क्योंकि उसकी भावना और आपकी भावना क्या कर रही है? मैच कर रही है। स्वयं को विकसित करते हैं और आवेगों को नियंत्रित करने और अंतर्निहित संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने की योग्यता शामिल है। जैसे आप कोई भी विदाई हो रहा है, आपकी आंख से आंसू चला जाता है कि नहीं? क्यों चला जाता है? क्योंकि वो दृश्य आपको मर्मिकता करता है। लेकिन आप हंसते हंसते कभी आंख से आपको आंसू गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि पेट में आपका बरखा लग गया। तो ये संवेग का ही दृष्टिकोण। आगे समझते हैं संवेग बुद्धि के संगठन है। तो गोलमैन ने संवेदनात्मक बुद्धि के 5 घटकों का उल्लेख किया। कितने घटकों का उल्लेख किया है? देखिए, पहला है अपने संवेगों की जानकारी। अब देखिए अपना संवेग को कैसे जानना है। तो कहा संवेग बुद्धि का एक मुख्य घटक होता है। व्यक्ति को अपने संवेगों की जानकारी कुछ लोग से होता है। जैसे क्रोध आता है, छोटा बच्चा कहेगा देखो हम मूड न संकाओ, हमरा क्रोध आ गए, कपाट फोड़ दो है। आपको परीक्षा से डर लगता है कि फिर ना किसी को देखते हैं कोई अगर खराब चीज़ लगाई हुई है या कोई चीज़ महक जाता है, अरे कितना घृणा वाला लेके हटा। प्रेम भगत के बस में है भगवान। प्रेम प्रेम जानता है ना, करिया है ना गोर है, तो उसे प्रेम हो जाता है।
आदि संवेगों के पहचान रखते हैं, जबकि कुछ ऐसे नहीं होते और कुछ पे कोई संवेग नहीं होगा। हाँ, जाना नहीं जाएगी बेटा। अभी अगर बाजा बजते हुए जाएगा, आपका दृष्टिकोण वहां चला जाएगा। दूसरा है अपने संवेगों का प्रभाव। इसका अर्थ है अपने संवेगों के स्वरूप तीव्रता अभिव्यक्ति को सम्मिलित करता है। संगठक का अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने और दूसरों के साथ प्रभावित रूप में परस्पर क्रिया करने के लिए बहुत आवश्यक है। आप किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जैसे आप अपने दोस्त के साथ व्यवहार करते हैं, क्या आप अपने पिता के साथ कर सकते हैं? क्या आप अपने बहन के साथ कर सकते हैं? क्या आप अपने भाई के साथ कर सकते हैं? तो हर संवेग अलग अलग होता है, लेकिन मनुष्य सब संवेगों को मिलाकर चलता है, इसीलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तीसरा है अपने आप को प्रेरित करना। देखिए, संवेगित बुद्धि की एक पहचान यह है कि व्यक्ति कठिन कार्यों के लिए अपने आप को प्रेरित करता है। आप कोई भी काम ऐसा नहीं जो मनुष्य नहीं करता है। कठिन से कठिन काम भी मनुष्य कर लेता है, लेकिन उसमें संवेग होता है। जैसे देखिएगा, कोई किसी को पेड़ पर चढ़ाना होता है तो चढ़ जाता है, लेकिन जब उतरने लगता है तो उसको क्या होता है? लंबे समय तक कार्य करता है तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जैसे आपको बार बार हम कहते हैं तुम लोग पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इंटर में पढ़ेगा तो फर्स्ट डिवीजन आ जाए, और जो पढ़ेगा नहीं वो फर्स्ट डिवीजन लाएगा नहीं ला सकता है। तो ये आशावादी और उत्साहवर्धक, और जो मेहनत करेगा उत्साह के साथ। इसीलिए कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जन्मत ठिकाना रसरी आवत जाते शिक्षक। आगे है दूसरों के संवेग को प्रभावित करना। जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं, वह दूसरे के संवेगों को पहचानता है और समझता है। वो वर्तमान परिस्थिति में किसी तरह से संवेग का अनुभव कर रहे हैं। व्यवहारिक रूप से यह बहुत आवश्यक है। अब आपका दोस्त कोई है, चोट लगा हुआ है, तो आप हंसिएगा, उसको धारस बनाइएगा कि हाँ ठीक हो जाए, चाहे गोड़ टूट गया है तो उसको क्या कीजिएगा? आप पारस्परिक संबंध दीजिएगा, मतलब हाँ हो जाता हूँ, हम कैसे पास करेंगे, तो उसको उत्साह बढ़ाना चाहिए, तब ना वो पास करेगा। और पांचवा है और अंतिम है संबंध निभाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंधों को समुचित रूप से निभाने में सफल होते हैं। आपका बहुत सारा दोस्त होगा अभी तक, इंटर तक, लेकिन आपका बहुत कम में फेवरेट दोस्त होगा। क्यों? क्योंकि सबसे आपका हो सकता है रिलेशन टूट गया हो या कुछ हुआ हो, लेकिन कोई भी आपका एगो दूगो सच्चा मित्र होगा जो आपके संवेगों को समझेगा, जो आपको पैसा जरूरत होगा, जो आपको जो भी चीज़ का जरूरत होगा वो आपका पूरा करेगा। होता है कि नहीं? ऐसे लोगों में बुद्धि अधिक होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संवेगात्मक बुद्धि में कई घटक और इसका स्वरूप जटिल होता है। जैसे आपका कोई दोस्त है, उसके पास गाइड या किताब नहीं है, आप अपना किताब देते हैं और उसको मदद करते हैं। जब मदद करते हैं तो सोचते हैं कि हाँ काहे कर रहे हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी पास कर रहे हैं। ठीक है? बुद्धि क्या है? बुद्धि और अभिक्षमता में अंतर समझो। देखिए, बुद्धि और अभिक्षमता में अंतर कर रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बुद्धि है कि है। आजकल के लड़का सब ना बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गया, समझे? तो बुद्धि का अर्थ है पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौतियों के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना क्षमता का। देखिए, आप में वो क्षमता है, आप कर सकते हैं, आप जरूर फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। तो उत्साह रहेगा, पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा तो उस लक्ष्य को आप पाएंगे। करा बुद्धि परीक्षणों में व्यक्ति के व्यवहार, अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो सब लोग आपको अच्छा कहेंगे, और व्यवहार खराब रहेगा तो सब लोग खराब भी कहेंगे। तो समान संज्ञात्मक क्षमताओं द्वारा विद्यालय शिक्षा के लाभ उठाने की योग्यता का ज्ञान होता है। और जो विद्यालय में कभी मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है, कभी साइकोलॉजी, सोशलॉजी, हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, उसको क्या पता होगा समाज के बारे में? आप सोचिए। तो सामान्यतः कम बुद्धि वाले विद्यार्थी विद्यालय की परीक्षाओं में उतना अच्छा निष्पादन नहीं कर पाते। आप देखिएगा, पढ़ने वाला लड़का 10 गो, 20 गो, 25 गो होता है, लेकिन सामान्य मतलब सब लोग थोड़े पढ़ता है। 100 बच्चा में 100 का रिजल्ट आता है? कभी नहीं आता है। तो उन बच्चों में से 20 को बच्चा पढ़ता है तो समाज के लिए वही 20 को बच्चा काफी है, बाकी नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ा सा बुद्धि की मात्रा कम है। तो
तो कह रहा है उतना अच्छा निष्पादन करने की संभावना नहीं होती है, और परंतु जीवन के अनेक क्षेत्रों में यह उनको सफलता प्राप्त होती है। और वही जो 20 बच्चा में से जो 80 को बच्चा नहीं कुछ करता है, वही आगे बढ़कर उसको क्या होता है, वही सरकारी नौकरी या बढ़िया नौकरी पाता है, क्योंकि वो तेज तो शुरू से होता नहीं है, बाद में मेहनत करता है और उस लक्ष्य को पा लेता है। तो सही गाइडेंस मिलेगा तो आप भी उस लक्ष्य को पा लीजिएगा, बुद्धि के बल। किसके बल पर? तो बुद्धि के बल। अब कह रहा है अभिक्षमता, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें क्षमता नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। तो कह रहा है अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति के कौशल के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभावना है, माने आपके अंदर वो सब चीज मौजूद है जो दूसरे में मौजूद नहीं है। अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग वह पूर्व कथन करने में किया जाता है, व्यक्ति उपयुक्त वातावरण और प्रशिक्षण प्रदान करने का एक निष्पक्ष कर करता है। यह उच्च यांत्रिक अभिक्षमताओं वाले व्यक्ति उपयुक्त प्रशिक्षणों का लाभ उठाकर अन्य अभियंताओं के रूप में अच्छा कार्य करता है। जो औसत बच्चा होता है, अगर उसे प्रेरित किया जाए तो वो आगे बढ़कर कुछ न कुछ हासिल करता है। लेकिन तेज बच्चा में ये घमंड होता है या उसमें सोच होता है कि हम तेज हैं, हम सब चीज कर सकते हैं। नहीं, आपको जो पहले मिलता है वो करें, क्योंकि समय परिवर्तितशील है। इसी प्रकार भाषा का उच्च क्षमताओं वाले एक व्यक्ति के प्रशिक्षण देकर एक अच्छा लेखक बनाया, और जिसको भाषा में अच्छा पकड़ है, जिसको मैथ में अच्छा पकड़ है, जिसको साइंस में अच्छा पकड़ है, वह कुछ भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए सही प्रेरणा देना होगा। आगे है अभिक्षमता क्या? अभिक्षमता क्या? उत्तर लिखेंगे अभिक्षमता का तात्पर्य किसी व्यक्ति के कुछ विशिष्ट कौशलों का अर्जन। जैसे आप में जो विशिष्ट गुण है किस क्षेत्र में? तो पढ़ाई के क्षेत्र में संभाव्य हो। अभिक्षमता विशेषताओं का एक संयोजन है जो व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशेष क्षेत्र में जाना और ज्ञान का कौशल में अर्जन करने की क्षमता प्रदर्शित करता है। देखिए, टीचर बनने के लिए बीएड करना पड़ता है और उस ज्ञान को उसमें समाहित किया जाता है, इसीलिए वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है। और जब वो प्रशिक्षित ले लेता है तो बच्चों को ठीक ढंग से और उसके अकॉर्डिंग नहीं, पाठ्यक्रम के और बच्चों के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाता है, तो बच्चा क्या होता है, अधिक से अधिक सीख पाता है, लर्निंग कर पाता है, अधिगम कर पाता है और अपने कौशलों को विकास करता है। समान बुद्धि रखने वाले व्यक्ति भी किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अथवा कौशल के विभिन्न दक्षताओं को अर्जित करते हैं। जैसे आप सुनते हुएगा, कोई भी जैसे इंजीनियरिंग करता है, पॉलिटेक्निक करता है, तो उस क्षेत्र का वो ज्ञानी हो गया, लेकिन अगर वो उस कौशल को दूसरे के लिए यूज करता है तभी उसमें क्षमता विकसित होती है, जिसको हम एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। 9वां प्रश्न है स्व से आप क्या तात्पर्य है? तो व्यक्ति अपने शरीर, विचारों और भावनाओं के प्रति, ठीक है, प्रति संसार की अन्य वस्तुओं द्वारा प्रक्रियाएं करता है, जिसके कारण व्यक्ति स्व विकसित करता है। मतलब आप में जो स्व है, माने अहंकार नहीं, जो आप में एक ईगो टाइप में है। युग ने 1960 में अनुसार स्व को परिभाषित करने का प्रयास किया, जैसे कि वह अंतरक्रिया के संदर्भ में आपको दिखाई देता है, वही उसका स्व है। इसी प्रकार क्रेच और क्रेसफील्ड ने लिखा, व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है, अगर आप ज्ञानी व्यक्ति के रूप में अपने आप को देखिएगा तो आप ज्ञानी बन जाएंगे। तो कह रहा है उसी उसका स्व है। मतलब अगर आप अपने आप को सोच लीजिएगा कि हमको फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो आप कोशिश कीजिएगा तो आप फर्स्ट डिवीजन ला पाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्व का अर्थ है प्रत्यक्षीकरण का अभिवृत्तियों से, जो कि व्यक्ति अपने के संबंध में रखता है और व्यक्ति उसमें संबंधित होता है। अगर आपको बताया जाए कि आपके ये भाई फर्स्ट डिवीजन किया, ये किया, तो आप में क्या होता है, अभिवृत्ति बनता है और उसी के अनुसार आप काम करते हैं और आप उस लक्ष्य को पा भी लेते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचित्। 10वां प्रश्न है व्यक्तिगत तथा समूह बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है? व्यक्तिगत तथा समूह बुद्धि परीक्षण लिखित है और इसको भी समझेंगे। तो व्यक्तिगत तथा समूह बुद्धि परीक्षण लिखित अंतर है। व्यक्ति बुद्धि परीक्षण का
परीक्षण करता है, जिसके द्वारा समय के साथ व्यक्ति बुद्धि का परीक्षण करता है, और बुद्धि परीक्षण के साथ यह बहुत सीमा तक बताया गया। तो आज हम लोग साइकोलॉजी का 10 क्वेश्चनों का जो सीरीज है आपके लिए लाया हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।